सर, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है जो हमारे पिछड़े वर्ग के मसीहा हैं, बीपी मंडल साहब, उनकी जयंती समारोह के कार्यक्रम में अपन लोग सब उपस्थित हुए हैं। उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं और वास्तव में पिछड़े तबके लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, इस बात पे अपन विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और उनके उनके साथ में रामस्वरूप वर्मा जी का भी परसों जो है ना 22 तारीख को उनका जन्मदिन था, तो उसको भी अपन मनाने के लिए यहाँ पे साथ में, मतलब ऐसा मान के चलिए कि वो भी पिछड़े तबके के थे, तो ज्वाइंट दोनों का अपन कार्यक्रम कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की विचारधारा के डिस्कशन के लिए। जी, अभी तो पिछड़ा वर्ग जाग गया है, कितने जगाएंगे आप? मैं डॉक्टर आरपी साहू, मध्य प्रदेश ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा उद्देश्य मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में पिछड़े वर्गों की अनुपातिक जनसंख्या के आधार पर भागीदारी केवल शिक्षा में नहीं बल्कि शिक्षा में, रोजगार में, व्यवसाय में, भूमि में हमारा ये उद्देश्य है कि हमारी अनुपातिक हिस्सेदारी तय हो। आज जो महत्वपूर्ण बात है, आज विंध्यश्री मंडल का जन्मदिन है और 22 तारीख को सम्माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का जन्मदिन था। विंध्यश्री मंडल ने तमाम सारी बिंदुओं को का अध्ययन किया और उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने एक रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में लगभग 40 बिंदुओं की रिपोर्ट थी। उस बिंदुओं की रिपोर्ट के आधार पर जो मुख्य 40 बिंदुओं की रिपोर्ट के बाद केवल 2 बिंदुओं ही फॉलो हुए, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे, उनके जो मुख्य बिंदु उनके पास थे, उस आरक्षण को 27% दिया जाना। उन्होंने 27% ही आरक्षण का की अनुशंसा क्यों की, इसके पीछे का कारण यह था कि इंदिरा साहनी जजमेंट के आधार पर भारत सरकार की बंदिश थी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाता। तो पहले से ही आरक्षण इतना था 27%, क्योंकि हमारी आबादी उस समय 52% थी, तो 27% देने के बाद 49% आरक्षण हो जाता। इसलिए उन्होंने पहले आरक्षण 27% की अनुशंसा की। तत्पश्चात उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास, दूसरा जो प्रमुख पॉइंट था, शिक्षा और कौशल विकास पर उन्होंने अनुशंसा की थी कि यदि भारत का हमारा पिछड़ा वर्ग का समाज शिक्षा प्राप्त करेगा और शिक्षा में गुणवत्ता होगी और कौशल, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हम अपने आप अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तीसरी बात थी आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहन। जो आज तक भारतवर्ष के 75 वर्ष में हमको न 27% आरक्षण मिल पाया और ना ही शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर कोई काम हुआ। आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहन से तात्पर्य है कि हमारा जो वित्तीय व्यवस्था है, हमारे पास बजट नहीं होगा तो हम कुछ भी करते रहे। हमारा समाज गरीब होगा तो अच्छे एजुकेशन, अच्छी स्कूलों में विद्या नहीं प्राप्त करेगा, अच्छे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हम कंपटीशन प्रतियोगिता में पीछे हो जाएंगे। अलग से पिछड़ा वर्ग के लिए एक बजट की प्रावधान होना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये हम अनुरोध करते हैं कि हमारे समाज के लिए पिछड़े वर्ग की आबादी 52 से 55%, लगभग 60% है, तो हमको वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत 60% की वित्तीय हिस्सेदारी हमको चाहिए। आप सबसे मैं एक बात सुन रहा था कि हमारे लोग पद में बैठ जाते हैं और हमारा काम नहीं करते। अरे भाई, जो पद में बैठ गया उसकी मानसिकता कौन सी है? वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वालों की मानसिकता है। उन्हीं का वोट पढ़ के वो पद में बैठता है, तो वो उनके फॉलो करेगा कि आपको फॉलो करेगा? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। एक मेरा समाज का आदमी, बहुत सामाजिक आदमी, रामजी सिंह साहब जैसे मंत्री बन गया, भाजपा का मंत्री बन गया। अब भाजपा का मंत्री बन गया तो उसने सदन में बात रखी कि नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पिछड़ों की संख्या 55 है तो हमको 55 मिलना चाहिए हर चीज में। तो अब बोल तो दिया इन्होंने। धीरे से भाजपा के जो वरिष्ठ हैं वो कहते हैं, अरे राम जी प्लीज मीट मी इन माय चेंबर, मुझे अब मेरे चेंबर में मिलो। क्या कहते हैं फिर? कहते हैं कि तुमको अगली बार टिकट नहीं चाहिए क्या? तुमको अगली बार टिकट नहीं चाहिए क्या? और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को क्या कहते हैं?
तुमको प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? अरे तुम अपनी सोचो यार, कमाओ, खूब कमाओ, धंधा करो, मंत्री बना दिए तुमको, कमाओ, समाज को मारो गोली, ये हिसाब है। और जो वहां पर है, अब इसका एक और उदाहरण देता मैं आपको। अभी आपने लेटरल एंट्री सुनी होगी। लेटरल एंट्री क्या हुआ? 300 से ज्यादा लोगों को भाजपा सरकार ने सीधा आईपीएस अलॉट कर दिया और डिप्टी सेक्रेटरी बन गए, असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गए। तो भाई मेरे को बताइए, और उसमें कौन है मालूम है? ओम बिरला की लड़की जो मॉडलिंग करती थी वो आईएएस बन गई। किसी भी ओबीसी या एससी एसटी के लोगों ने आवाज उठाई? अब किसका हक मारा गया? हमारा हक मारा गया, ओबीसी का सबसे ज्यादा हक मारा गया। जातिगत जनगणना को लेकर मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रहा था। जातिगत जनगणना जब 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम की घटना हुई थी, उसमें 26 लोग मारे गए थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर दबाव पड़ा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए। उस दबाव के तहत 24 अप्रैल को जो है ना भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, है ना, ऑपरेशन सिंदूर जिसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आनंद फानंद में जब हम तो थोड़ा सा राजनीति में इन्वॉल्व होकर बोल रहा हूँ, आनंद फानंद जब भारतवासी, भारत की देश की जनता जो है ना, जब भारत सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर सही नहीं है, ऐसा है वैसा कुछ बोलना शुरू कर दी, तो जाके 30 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा और जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया जाता है, घोषणा की जाती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि जो जितने भी 60-65% आबादी है यहाँ की उसको भूल जाए, जो पहलगाम अटैक है उसको भूल जाए। जातिगत जनगणना कराने का फैसला 30 अप्रैल को लिया ही हुई, लेकिन जब अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना में जातिगत जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं बना है, तो हम कैसे मान लें कि जातिगत जनगणना? उन्होंने ये बोला है फॉर्मेट नहीं बना, हाँ अभी तक फॉर्मेट नहीं बना है, जातिगत जनगणना की संभावना ना के बराबर है। उन्होंने ये बोला है कि 2 बार में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। 1 अक्टूबर 26 से हम शुरू कराएंगे, जिसमें 4 राज्य की जनगणना होगी। इसके बाद बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें कहीं भी जातिगत जनगणना की उम्मीद हमें नहीं लगती है। ठीक है, ओबीसी महासभा, राहुल गांधी, कांग्रेस वाले जो भी है दबाव बनाए हैं जातिगत जनगणना के लिए, तो दबाव मिला के इन्होंने घोषणा तो कर दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जातिगत जनगणना होगी। जी।